भूतिया मेला। सूरजपुर गांव हरियाली और अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन उनकी दिनचर्या में एक अनकहा डर शामिल था। गांव के बाहरी इलाके में एक खाली मैदान था, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात एक रहस्यमयी मेला लगता था। यह मेला गांव वालों के लिए एक पहेली था, जिसे साया मेला के नाम से जाना जाता था। मेले को लेकर अनेक कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। कुछ का मानना था कि यह मेला आत्माओं का है, जहां मरे हुए लोग अपनी भूख मिटाने आते हैं। गांव के बच्चे इस मेले का नाम सुनकर ही सहम जाते थे, और बड़े बुजुर्ग उन्हें इस जगह से दूर रहने की सख्त हिदायत देते थे। राधा और अजय, बचपन के दोस्त, जो शहर में पढ़ाई कर रहे थे, कुछ दिनों के लिए गांव आए थे। दोनों आधुनिक सोच के थे और अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते थे। गांव आते ही उन्होंने साया मेला की कहानियों को सुना। तुम्हें पता है, इस मेले में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, राधा ने अजय से कहा। ये सब बकवास है। लोग बिना वजह डरते हैं। हमें वहां जाकर सच का पता लगाना चाहिए, अजय ने जवाब दिया। लेकिन अगर यह सच हुआ तो? राधा ने झिझकते हुए कहा। सच जानने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। जब राधा और अजय ने अपने इरादे गांव वालों को बताए, तो पूरा गांव सकते में आ गया। तुम वहां नहीं जा सकते, ये जगह श्रापित है। जो भी वहां गया, उसने अपनी जान गंवाई, गांव के मुखिया ने सख्त लहजे में कहा। आप लोग अंधविश्वास को सच मान रहे हैं। हमें जाने दीजिए, हम ये साबित करेंगे कि यह सब झूठ है, अजय ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम वहां गए, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मुखिया ने नाराजगी से कहा। रात के करीब 9 बजे राधा और अजय मेले के लिए निकले। रास्ता सुनसान था, चांदनी रात थी, लेकिन माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। दूर से उन्हें उल्लुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी, जो राधा को और ज्यादा असहज कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? उसने पूछा। साया मेले में, अजय ने जवाब दिया। वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है, वापस लौट जाओ। दादी, ये सब झूठी कहानियां हैं। हम सच्चाई का पता लगाएंगे, अजय ने जवाब दिया। बूढ़ी औरत ने एक पल के लिए उन्हें घूरा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़। जैसे ही वे मेले में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। मेले में रौनक थी, चारों तरफ झूले चल रहे थे, मिठाई की दुकानें सजी हुई थीं और लोग खुश नजर आ रहे थे। देखा, मैंने कहा था, ये सब बकवास है, अजय ने हंसते हुए कहा। लेकिन राधा को माहौल में कुछ अजीब लगा। लोग भले ही हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में कुछ अजीब सा डर था। अजय ने एक मिठाई की दुकान पर जाकर पूछा, भाई, यहाँ सबसे खास चीज क्या है? दुकानदार ने उसे घूरा और बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक वह गायब हो गया। यह क्या था? राधा ने डरते हुए पूछा। शायद हमें भ्रम हो रहा है, अजय ने खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, माहौल अचानक बदलने लगा। रोशनी धीमी पड़ गई, झूलों की आवाजें चीखों में बदल गईं और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। अजय, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए, राधा ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो, जल्दी से बाहर निकलते हैं। दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन चारों तरफ धुंध छा गई थी। लोगों की भीड़ गायब हो चुकी थी और अब सिर्फ परछाइयां दिख रही थीं। अचानक राधा ने देखा कि कुछ विकृत चेहरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ लंबे थे और उनकी आंखें सफेद थीं। अजय, ये क्या है? राधा चिल्लाई। मुझे नहीं पता,
लेकिन हमें भागना होगा, अजय ने कहा। भागते भागते वे मेले के बीच में एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। यह मेला क्या है और ये सब क्या हो रहा है? अजय ने पूछा। यह मेला आत्माओं का है। 100 साल पहले यहाँ आग लगी थी जिसमें सभी लोग जलकर मर गए। अब उनकी आत्माएं यहाँ रहती हैं। पेड़ के नीचे एक पुराना ताबीज रखा था। बूढ़ी औरत ने कहा, ये ताबीज इस मेले को खत्म कर सकता है, लेकिन इसे तोड़ना आसान नहीं है। आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अजय ने ताबीज उठाया, तभी चारों तरफ आत्माएं इकट्ठा हो गईं। वे चिल्ला रही थीं और उनकी ओर बढ़ रही थीं। जल्दी करो अजय, राधा ने चिल्लाते हुए कहा। अजय ने ताबीज को पूरी ताकत से जमीन पर फेंका। ताबीज टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा मेला धुएं में बदलने लगा। आत्माएं चीखते हुए गायब हो गईं। सुबह हो चुकी थी। राधा और अजय ने खुद को गांव के बाहर पाया। जब उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया तो लोग हैरान रह गए। तुम दोनों ने हमें उस श्राप से मुक्त कर दिया। अब साया मेला कभी नहीं लगेगा, गांव के मुखिया ने कहा। राधा और अजय ने महसूस किया कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कई बार अज्ञात को वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है। लेकिन अब वे जानते थे कि उन्होंने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। साया मेला अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा बन गया, लेकिन राधा और अजय के दिल में ये घटना हमेशा एक डरावनी याद बनकर रही। भटकती आत्मा का बदला। रामगढ़ गांव अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहरी इलाके में मौजूद एक खंडहर ने गांव वालों की जिंदगी में डर का साया डाला हुआ था। ये खंडहर, जो कभी एक विशाल हवेली हुआ करता था, अब डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। कहते हैं, वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने और चीखने की। गांव वालों का मानना था कि इस खंडहर में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे उसके परिवार ने जिंदा जला दिया था। इस डर की वजह से कोई भी गांव वाला उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रहने वाले 4 दोस्त अमित, विकास, निधि और प्रिया पढ़ाई के लिए शहर में रहते थे, लेकिन छुट्टियों में गांव आए हुए थे। चारों ने गांव वालों से खंडहर की कहानियां सुनी। ये सब बेकार की बातें हैं, अमित ने कहा। लेकिन इतनी कहानियां तो बिना वजह नहीं होंगी, प्रिया ने जवाब दिया। अगर ये सब सच होता तो अब तक इसे साबित किया गया होता। हमें वहां जाना चाहिए, विकास ने उत्सुकता से कहा। निधि, जो हमेशा डरती रहती थी, बोली, मुझे लगता है हमें गांव वालों की बात माननी चाहिए। काफी बहस के बाद चारों ने रात में खंडहर में जाने का फैसला किया। उस रात चांदनी के बावजूद अंधेरा घना लग रहा था। रास्ता सुनसान था। ठंडी हवा से पत्तों की सरसराहट और दूर से आती सियारों की आवाज ने माहौल को डरावना बना दिया था। खंडहर तक पहुंचने में उन्हें करीब आधा घंटा लगा। खंडहर के बाहर एक पुराना, जंग लगा लोहे का गेट था, जो हवा में झूलता हुआ चरमराने की आवाज कर रहा था। गेट के पास एक टूटा हुआ लालटेन पड़ा था, जो शायद किसी ने सालों पहले छोड़ा था। गेट के अंदर दाखिल होते ही विकास को महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ घूर रहा है। क्या तुम्हें लगा कि कोई हमें देख रहा है? विकास ने पूछा। ये सब तुम्हारा डर है, अमित ने जवाब दिया। लेकिन निधि ने भी महसूस किया कि कोई अजीब सी ठंडी हवा उनके चारों तरफ घूम रही है। खंडहर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर तरफ धूल और जालों की चादरें थीं। टूटी फूटी दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच की हो। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उनकी रूह कांप गई। ये कौन हो सकता है? निधि ने कांपते हुए पूछा। चलो देखते हैं, अमित ने साहस दिखाते हुए कहा। वे उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा आंशिक रूप से खुला था। अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। आप कौन हैं? अमित ने पूछा। जैसे ही औरत ने सिर उठाया, उनका खून जम गया।
उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखें सफेद थीं। वह अचानक हवा में तैरने लगी और एक भयानक आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों डर के मारे वहीं जम गए। हम कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते, हमें जाने दीजिए, प्रिया ने कांपते हुए कहा। औरत ने उन्हें बताया कि उसका नाम सुनीता था। वह इस हवेली की मालकिन थी। 100 साल पहले उसके परिवार ने संपत्ति के लालच में उसे धोखा दिया और जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा तब से इस खंडहर में भटक रही है। जो भी इस जगह आता है वह मेरे दुख को बढ़ाता है। लेकिन तुम अलग हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो, सुनीता ने कहा। निधि ने साहस करके पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? मेरी राख इस हवेली के पिछवाड़े में एक घड़े में रखी है। उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। चारों ने हवेली के पिछवाड़े जाने का फैसला किया। वहां का रास्ता अंधकार में और डरावना था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक विकास का पैर किसी चीज से उलझ गया और वह गिर पड़ा। जब उन्होंने नीचे देखा तो वहां एक कंकाल था। ये देखकर चारों का दिल दहल गया। आखिरकार उन्हें घड़ा मिल गया। जैसे ही अमित ने उसे उठाया, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, प्रिया चिल्लाए। जब वे बाहर जाने लगे तो चारों तरफ से अजीब आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे आत्माएं थीं जो इस खंडहर में फंसी हुई थीं। ये घड़ा मत ले जाओ, एक भूतिया आवाज गूंजी। हमने वादा किया है, हम सुनीता जी को मुक्त करेंगे, विकास ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। आत्माएं उन पर हमला करने लगीं। चारों ने दौड़ते दौड़ते किसी तरह खंडहर से बाहर का रास्ता खोजा। बाहर निकलते ही आत्माएं गायब हो गईं। अगली सुबह वे एक पवित्र नदी के पास पहुंचे और घड़े को प्रवाहित कर दिया। जैसे ही राख पानी में घुली, आसमान में एक उजली रोशनी चमकी और उन्हें सुनीता की आवाज सुनाई दी। अब मैं मुक्त हूँ, तुमने मुझे मेरे दर्द से आज़ाद कर दिया। गांव लौटकर उन्होंने पूरी घटना बताई। मुखिया और गांव वाले उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। अब वह खंडहर कभी किसी को डराएगा नहीं, मुखिया ने कहा। गांव वालों ने मिलकर उस खंडहर को साफ किया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। अब वह जगह लोगों के लिए डर का नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक बन गई। कभी कभी डर केवल अज्ञात की देन होता है। अगर हम हिम्मत और सहानुभूति दिखाएं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। शापित पेड़। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था जो सालों से रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बना हुआ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ शापित है। कई साल पहले वहां एक भयावह हत्या हुई थी और तब से रात के समय उस पेड़ के पास अजीब चीजें घटने लगीं। लोग दावा करते थे कि उन्होंने उस पेड़ के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई देखी है। करण, अजीत, सोनू और मीरा 4 दोस्तों का समूह था। ये सभी शहर में पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन छुट्टियों में अपने गांव लौटे थे। गांव के लोगों की इन कहानियों ने उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी। करण को खासतौर पर इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने दोस्तों से कहा, ये सब बकवास है, हमें खुद वहां जाकर देखना चाहिए। हालांकि गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें मना किया। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां केवल मौत है। लेकिन युवा मन को कौन रोक सकता था। उस रात चांद की रोशनी हल्की थी। करण और उसके दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर उस पेड़ की ओर बढ़े। गांव से बाहर का रास्ता सुनसान था। चारों ओर केवल झींगुरों की आवाज और दूर से उल्लू की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा बेहद ठंडी और भारी हो गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके आसपास घेरा बना लिया हो। पेड़ के पास पहुंचकर करण ने मजाक में कहा, देखो, यहाँ कोई भूत नहीं है, सब डरपोक हैं। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उनके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अजीत ने कांपते हुए कहा, क्या तुमने वो आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो? सोनू ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सबने वही आवाज सुनी, किसी औरत के रोने की। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। करण ने टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में देखा। उन्हें पेड़ के पीछे एक पुराना कुआं दिखा। जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा
तो उनकी सांसें थम गईं। कुएं के पानी में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। डर के मारे सभी दोस्त भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा कि उनके पैर जम गए हों। कुएं से निकली परछाई अब हवा में तैरती हुई उनके करीब आने लगी। अचानक वह औरत चीख पड़ी, इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दो। किसी तरह हिम्मत जुटाकर करण ने जोर से चिल्लाया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी वह परछाई गायब हो गई। डरे सहमे वे गांव लौटे और सारी बात बुजुर्गों को बताई। तब गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें उस औरत की कहानी सुनाई। उस औरत का नाम राधा था। वह गांव की सबसे सुंदर और सरल लड़की थी, लेकिन उसकी शादी के कुछ समय बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। एक दिन उन्होंने उसे पीपल के पेड़ से लटका दिया और उसकी हत्या कर दी। गांव वालों ने भी डर के कारण इस घटना को छिपा दिया था। राधा की आत्मा अब भी उस पेड़ के पास भटक रही थी, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। करण और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे राधा को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने राधा के ससुराल वालों के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। गांव के कुछ पुराने लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे घटना के गवाह थे, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं बोल पाए। करण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले को कोर्ट तक ले गया। महीनों की मेहनत के बाद राधा के हत्यारों को सजा मिली। उस रात करण ने एक सपना देखा। सपने में राधा मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब मुझे शांति मिल गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पीपल का पेड़ अब किसी शापित स्थान जैसा नहीं लग रहा था। हवा में हल्कापन था और वहां से अजीब आवाजें आना बंद हो गई थीं। करण और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी डर को हराया जा सकता है। राधा की आत्मा ने शांति पाली और गांव के लोग अब उस पेड़ को भय की जगह श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। Please subscribe our YouTube channel.